पाकुड़ के सुदूर इलाकों में रवाना की गई मोबाइल वैक्सीनेशन वैन। शहरी स्वास्थ्य केंद्र से रवाना की गई वैक्सीनेशन वैन। डीसी कुलदीप चौधरी ने कई ब्लॉकों में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना संक्रमण काल में पत्रकारों के बीच कोविड सुरक्षा कवच का वितरण। मुंगेर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से की गई पहल। सरकार के प्रयासों से झारखंड में दिख रहा संक्रमण पर ब्रेक। कई अस्पतालों में खाली पड़े बेड। राहत भरी परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड सीएम कर रहे अनलॉक पर विचार। पटना में मिले 164 नए कोरोना संक्रमित। लगातार 7वें दिन 18 से 44 वर्ष वालों को नहीं लगेगा टीका। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, अब शहरों में भी टीकाकरण एक्सप्रेस चलेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया टीकाकरण एक्सप्रेस चलाने का निर्देश। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैक्सीनेशन एक्सप्रेस चलाया जाएगा। माइक्रो प्लान बनाकर नगर निकायों में भी टीकाकरण एक्सप्रेस चलाने का निर्देश दिया गया है। 45 प्लस उम्र वालों को ही वैक्सीन लगेगी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 45 प्लस उम्र वालों को ही वैन से वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण वैन में ब्लड प्रेशर और एंटीजन टेस्ट की भी सुविधा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, अब शहरों में भी टीकाकरण एक्सप्रेस चलाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के एक कह सकते हैं कि एक उत्सव की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक उत्सव की तरह इसको मनाइए और टीकाकरण अभियान को चलाइए। तो ऐसे में बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बिहार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके, और इसको लेकर के जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर तो वैक्सीन दिए ही जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक वैन रिलीज किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है नगर आवास विभाग की तरफ से, जिसके मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। और ये हर विभाग को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके की पहल होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सके। नियाज, इस वैक्सीनेशन के अंदर की बात करें तो बिल्कुल एक एम्बुलेंस के तर्ज पे बनाया गया है वैक्सीनेशन वैन को, और उसके अंदर तमाम तरीके से हाईटेक व्यवस्थाएं की गई है। डॉक्टर हैं जो वैक्सीन देंगे, उनके लिए जो अटेंडेंट हैं वो नर्स, उनकी भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उनकी पहले जांच होगी, ब्लड प्रेशर की जांच होगी, और ये वैन उन इलाकों में जाएगा जहां पे जो सामुदायिक केंद्र या फिर जहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है उससे अलग इंटीरियर इलाकों में जाएगा, जहां पे से लोग अगर नहीं आ सकते हैं तो उन तक पहुंचने की कवायद है। और इस वैक्सीनेशन वैन के जरिए, एक्सप्रेस वैन के जरिए जो 45 प्लस के लोग हैं उनको टीका दिया जाएगा। और तकरीबन 200 का टारगेट है कि आप 200 लोगों कम से कम 200 लोगों तक आपको पहुंचना है, और जिस इलाके में भी आप जाएं वहां पर मैक्सिमम लोगों को। तो एक अभियान के तहत है और एक ऐसा वैन जिसके अंदर तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध होगी, उसको लेकर के पहल की गई है। और ये एक अच्छी पहल है। जिन लोगों ने या जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि उनके दरवाजे तक जा सकता है ये वैन। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। या बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, उन्होंने उनको टीका दिलवाने वाला अगर कोई नहीं है, तो सरकार की ये पहल, विभाग की जो ये पहल है, बहुत कारगर होगी। और इस वैन के अंदर की जो मैं बात कर रहा था, तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर की भी जांच होगी, एंटीजन टेस्ट के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। तो पूरी तरीके से हाईटेक है ये वैन, और इस वैन को इंटीरियर इलाकों में ले जाया जाएगा जहां पे 200 लोगों को तक ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो एक अच्छी बात है, पहल है, क्योंकि
सरकार शुरू से ये प्रयास कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिए जाए। जो 18 प्लस के लोग हैं वो तो अमूमन बाइक के ज़रिए या किसी भी चीज़ से वो जा सकते आ सकते हैं, लेकिन जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए ये पहल है। हालांकि इस पहल में थोड़ी देर हो गई है। सरकार को जैसे ही वैक्सीन शुरू हुई थी उसी समय अगर ये होता तो शायद उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़, जिन लोगों ने अपने घरों से दूर रहे या जो किसी बहुत मुश्किल से वैक्सीन केंद्र तक पहुँचे या अस्पताल तक पहुँच कर जिन्होंने वैक्सीन लिया है, शायद उनको राहत मिल सकती थी। लेकिन देर से ही सही, लेकिन सरकार की, विभाग की एक ऐसी पहल और अनूठी पहल है जिससे लोगों को फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। जी नियाज। जी गौतम, लेकिन इसमें एंटीजन टेस्ट की सुविधा है और एंटीजन टेस्ट की एक्यूरेसी को लेकर के हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। गौतम, देखिए, एंटीजन टेस्ट पे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि उसके जो रिकॉर्ड रहे वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी एक शुरुआती एक रुझान कह सकते हैं कि इसके ज़रिए किया जा सकता है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर उसके उनमें सिम्टम पाया जाता है तो वो पॉजिटिव होंगे तो उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जो शिकायतें रहती है तो फिर उनको बाद में वो दूसरा टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन एक शुरुआती टेस्ट कह सकते हैं। जिन लोगों ने जो अभी तक कुछ भी नहीं कराया उनके लिए एंटीजन टेस्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है। या जिन लोग के अंदर मान लीजिए कि गांव तक अगर कोई अमुक व्यक्ति नहीं आया तो पूरा गांव जो है ना तो वो कोरोना को समझ पा रहा है और ना ही वैक्सीन को समझ पा रहा है। तो ऐसे में अगर सरकार की ये पहल कारगर होगी तो उम्मीद है कि कुछ ज़्यादा और भी कई वैन जो है रवाना किए जाएंगे, क्योंकि इसका एक फ़ायदा तो दिखेगा। यदि आपके दरवाजे तक, जैसे आप देखिए कि नियाज, आपको याद होगा कि जो पोलियो अभियान शुरुआत में जो सरकार ने पोलियो अभियान की शुरुआत करी थी तो अस्पतालों के अंदर पोलियो के टीके दिए जाते थे। लेकिन जब पोलियो डोर टू डोर कैंपेनिंग होने लगा, रेलवे स्टेशन पे होने लगा, उसके अलावा हर चौक चौराहे पर बच्चों को पकड़ पकड़ के, जिस तरीके से गोद में बच्चे हैं तो उनको पोलियो की खुराक दी जाती है, तभी जाके के भारत आज पोलियो मुक्त भारत कहला रहा है पूरे विश्व में। लेकिन गौतम, जिस तरीके से वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है तो क्या उस पर्याप्त मात्रा में राज्य के पास वैक्सीन उपलब्ध है? क्योंकि वैक्सीन की तो काफी किल्लत देखी गई थी। बिल्कुल किल्लत है, इस पे दो राय नहीं है। आप देखिए 18 प्लस वाले में जो भागम भाग है उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन 18 प्लस से ऊपर जो 45 प्लस के लोग हैं उनके लिए कोटा अभी भी बचा हुआ है। वो चाहे तो 200 अगर वैक्सीन है तभी वो वैन रवाना होगी। तो वैक्सीन सरकार ये कह रही है कि 45 प्लस से ऊपर के जितने लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि लेकिन जो लोग 18 प्लस वाले हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, इसलिए वैक्सीन इसमें कम दिख रहा है। लेकिन जो डोज हैं वो लगातार आ रहे हैं और जो वैक्सीन को लेकर के जो विशेष विमान है वो लगातार आ रहे हैं। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से पहल की जा रही है। तो ऐसे में शुरुआत में 60 प्लस के लोगों को दिया गया, हालांकि उसमें भी बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया। उसके बाद 45 प्लस किया गया, उस वक्त भी वैक्सीन की कटौती या वैक्सीन की कमी देखने को नहीं मिली। लेकिन जब 18 प्लस की बात आती है तो कई करोड़ लोग हैं ना, तो इसलिए उसको उतनी तादाद में सबको नहीं दिया जा सकता। हालांकि सरकार ने थोड़ी सी इसमें जल्दबाजी की है। अगर 18 प्लस की जगह 35 प्लस करते, फिर 25 प्लस करते तो शायद इतनी भागम भाग या इतनी कमी वैक्सीन को लेकर के नहीं देखने को मिलती, क्योंकि सरकार कह रही है कि हर तरह की वैक्सीन उपलब्ध है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जितने लोग हैं लेने वाले वैक्सीन, उसके अनुसार वैक्सीन की संख्या कम पड़ जाती है। लेकिन 45 प्लस के लोगों को देने के लिए सरकार के पास आज भी वैक्सीन है और वैक्सीन के साथ साथ वैन तैयार है और वैन एक्सप्रेस तैयार है पूरी तरीके से, जो अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, वैक्सीन देगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और एंटीजन टेस्ट की भी वैन के जरिए जांच की जाएगी। जी नियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो अब शहरों में भी टीकाकरण एक्सप्रेस चलाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने टीकाकरण एक्सप्रेस चलाने का निर्देश दिया है। माइक्रो प्लान बनाकर नगर निकायों में भी टीकाकरण एक्सप्रेस चलाने का निर्देश दिया गया है और अभी 45+ उम्र वालों को ही वैन से वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं पाकुड़ के सुदूर इलाकों में कोरोना के वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को शहरी स्वास्थ्य केंद्र से रवाना किया गया। इस वैन को डीसी कुलदीप चौधरी ने जिले के कई प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाई और मौके पर जिले के सीएस और जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही वैन रवाना करने के बाद उपायुक्त ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन समेत अन्य कार्यों का जायजा भी लिया। ये वैन्स पूरे ज़िले में क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कार्य भी करेंगे। प्रखंड में भी मोबाइल वैक्सीनेशन को और आवश्यकता के अनुसार बढ़ावा देने के लिए सभी MICs BDOCOs को निर्देश दे दिया है कि ब्लॉक्स में भी खास करके जो दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर है, टिटीपाड़ा, अमरापाड़ा इत्यादि में भी इस प्रकार की ब्लॉक के स्तर से भी मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स बनाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को कवरेज किया जा सके। और आज हम लोगों ने यहाँ अर्बन PSC का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया है। अभी तक 50 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और करीब 50 लोग हैं जो कि वेटिंग में हैं। अभी रिस्पांस लोगों का अच्छा है। निश्चित तौर पर लोगों में अब जागरूकता और विश्वास बढ़ा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शमशेर आलम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शमशेर, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई, उन्हें रवाना किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, यहाँ पाकुड़ में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मोबाइल टीकाकरण वैन का किया शुभारंभ, जिसको लेकर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़ से उपायुक्त एवं DDOC ने हरी झंडी दिखाकर 2 मोबाइल टीकाकरण वैन को किया रवाना। वही मौके पर सिविल सर्जन रामदेव पासवान, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी चंदन कुमार समेत आला अधिकारी रहे उपस्थित। यह टीकाकरण वाहन घूम घूम कर लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज देते हुए करेगा जागरूक। कोरोना वायरस पर नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर पाकुड़ जिले में घूम घूम कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने तथा हर वो अंतिम गांव वो अंतिम व्यक्ति तक यह टीकाकरण पहुंच सके ताकि कोई छूटे नहीं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से 44 वर्ष तक 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का भी कोरोना से बचाव हेतु पूर्वक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टीकाकरण वाहन का शुभारंभ किया गया ताकि जिला प्रशासन पाकुड़ में टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना संक्रमण काल में पत्रकारों की भूमिका को देखते हुए मुंगेर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से पत्रकारों के बीच कोविड सुरक्षा कवच का वितरण किया गया। वितरण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अरुण यादव ने पत्रकारों को सुरक्षित कार्य करने के लिए सुरक्षा कवच वितरण किए जाने का उद्देश्य बताया। हमारे देश के चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सुरक्षा को देखते हुए जिन्होंने देश में सरकार का खबर जनता तक और जनता का खबर सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोविड सुरक्षा कवच इन लोगों को सम्मानित किया गया है। और हम चाहेंगे कि देश में आप लोग अच्छा कार्यक्रम को करते रहें जैसे पहले से आप लोग कार्यक्रम करते आए हैं। वहीं झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने सुझाव दे रही हैं। अनलॉक पर सुझाव देते हुए बीजेपी ने लॉकडाउन से संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी को देखते हुए अनलॉक में राज्य सरकार से सुदृढ़ व्यवस्था करने की मांग की है।
इस चीज़ में विश्वास करती है कि हमारे जो भी नागरिक हैं वो कोरोना से संक्रमित न हो और साथ ही साथ उनका जीविकोपार्जन भी चलता रहे। उस दृष्टि से व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे शुभम कुमार मौजूद हैं। शुभम, अनलॉक पर राजनीतिक पार्टियों ने सुझाव दिए हैं, क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं? बिल्कुल यार, देखिए, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है और लगभग कह सकते हैं 3 तारीख के सुबह 6 बजे तक अनलॉक की प्रक्रिया को समाप्त होना है, लेकिन अब जिस तरीका से राजनीतिक पार्टी की राय मशवरा सामने आ रही है, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से और तमाम लोगों से राय मांगी है क्या झारखंड में लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसी कड़ी में भाजपा के पूर्व मंत्री रह चुके सीपी सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे संक्रमण और ना बढ़े, संक्रमण का स्तर बस यहीं पर खत्म हो जाए। हालांकि झारखंड में अगर कोरोना को लेकर बात करें तो झारखंड में कोरोना काफी कम देखने को मिल रहा है और कोरोना की जो गति है वो कहीं ना कहीं सरकार के अंडर कंट्रोल में अब आती हुई दिखाई दे रही है। और इस परिस्थिति में देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या फैसला सुनाते हैं। जी, तो जो सुझाव दिए गए हैं उस सुझाव के तहत क्या कुछ बताया गया है? देखिए, सुझाव में अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सुझाव को रख रही है। भाजपा एक तरफ से रख रही है कि सुझाव में कि जिस तरीका से जो संक्रमण में कमियां आई हैं उसी कमियों के आधार पर उन चीजों को खोला जाए। दूसरे राज्यों से, क्योंकि अभी अगर अनलॉक कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आवागमन पूरी तरीका से चालू हो जाएगा, दूसरे राज्य से लोग अपने राज्य में आने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं राज्य को बचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस भी अलग अलग राय अपने पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाए, अभी अंतरराज्यीय बसों को बंद किया जाए। तो कई तरह के राय मशवरा दिए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जब आपदा प्रबंधन में बैठक करेंगे, इस महामारी को लड़ने के लिए बैठक करेंगे, तो वहां पर कितने लोग उपस्थित रहते हैं और कितने लोगों की राय मशवरा जानने के बाद मुख्यमंत्री अपना फैसला सुनाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में यास तूफान के दौरान मूसलाधार बारिश ने एक ओर जहां किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर शेखपुरा में इस बारिश ने पहाड़ी झरने में जान फूंक दी है। झरने की पुनर्जीवित होने से पहाड़ की रंगत फिर से लौट आई है और साथ ही झरना आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। में पिछले 15-20 वर्षों से जो झरना बंद था, यास तूफान के कारण इस बार चालू हो गया है। शेखपुरा पहाड़ पर जो है प्राकृतिक झरना जब वर्षा होता था तो पिछले 15-20 दिनों तक लगातार झरना का आनंद यहाँ के लोग उठाते थे, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से यह झरना बंद था। पता चला है कि इस बार जो काफ़ी बारिश हुआ है वो पहले झरना चलता था, कई साल पहले चलता था झरना, मैंने लगभग 30 साल या 25 साल पहले, और इधर पता चला कि जो तूफान आया और बारिश जो हुआ वो झरना फिर से चालू हो गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो झरना चालू हुआ वो पर्यटन स्थल का काम करेगा, उसको पहल करके पुनर्जीवित किया जाए और उसको चालू करने के लिए पहल किया जाए। में भारी बारिश को लेकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सब्जियां, चाहे प्याज खेतों में रह गया है और वहीं शेखपुरा शहर स्थित पहाड़ पे मृत पड़े झरना पूर्ण जीवित हो गया है, जिसके लेकर पूरे शहर के लोग इस झरने के लुत्फ उठा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस झरना को डैम बना दिया जाए या फिर हमेशा के लिए ये झरना रहे। लगभग 15 वर्ष के बाद ये झरना इस शहर वालों को दिखी है, ये इस तूफान को लेकर, इस भारी बारिश को लेकर, जिसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी विकास हो और ये हमेशा के लिए झरना बरकरार रहे, जहां पर्यटक के रूप में बनाने की मांग कर रहे हैं। शिव कुमार पाठक, VIP न्यूज, शेखपुरा।
वहीं मधुबनी में अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में पुलिस ने देसी कट्टे के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी बेनीपट्टी थाना के बसैठ पंचायत से हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों ही अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सूचित किया। वहीं इस दौरान 2 अपराधी भागने में सफल भी रहे। पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पिस्टल बरामद हुआ और वहीं सुनील कुमार जो पूर्व केस के 20/21 है, काम संख्या है 2/21, उसका भी अभियुक्त था, भी गिरफ्तार हुआ है। एक चोरी केस का है 27/21 का आदित्य कुमार झा, प्रेमनाथ झा है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। वहीं बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य में बीते 5 मई से लॉकडाउन 2 जून से कुछ ढील दी गई है। इसके लिए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी। अगले लॉकडाउन में पाबंदियों में कुछ ढील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छूट का दायरा बढ़ाया गया है। प्रदेश में तालाबंदी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर बिहार सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 5 मई से लागू लॉकडाउन को मुख्यमंत्री ने 8 जून तक बढ़ा दिया और इसका ऐलान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद ट्वीट के जरिए किया। ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बरतने की भी अपील की। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह यानी कि 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। हालांकि बढ़े लॉकडाउन में रियायतें भी बढ़ाई गई। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि क्या कुछ रियायतें सरकार ने बढ़ाई है और क्या पाबंदियां जारी रहेंगी। दुकानों को खोलने का समय बढ़ाया गया। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक छूट की बढ़ी सीमा। कृषि संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी कार्यालय में 25% कर्मचारी आएंगे। बिहार में प्राइवेट कार्यालय अभी भी बंद रहेंगे। निर्माण सामग्री और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में 2 दिन खुलेंगी। कोविड सेंटर में जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर रोक। धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शिक्षण संस्थान बंद। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे होम डिलीवरी, बैठकर खाने की अनुमति नहीं। शादी समारोह और श्राद्ध में केवल 20 लोग ही शामिल होंगे। शादी में डीजे और बारात जुलूस पर रोक। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाना ये बहुत ही मुख्यमंत्री जी का अच्छा निर्णय है, इसका स्वागत करता हूं। व्यापारियों का भी ध्यान उन्होंने रखा है और कोरोना के संक्रमण पर हम धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे हैं और उसको पूर्ण रूप से हमको विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने लॉकडाउन को जो बढ़ाया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको आप बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई। बिहार सरकार ने आज फिर लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन सरकार करते जा रही है। इस सरकार को किसी विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, सभी विपक्षी दलों की राय लेनी चाहिए। लॉकडाउन तो अंतिम विकल्प है। बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। सरकार को हर पहलू पर विचार करना चाहिए। जान है तो जहान है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सरकार सिर्फ लॉकडाउन के ही भरोसे है। बाकी सरकार क्या उपाय कर रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए? वैक्सीनेशन का कार्य भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। जिस गति से वैक्सीनेशन का कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। सरकार ने रियायतों और पाबंदियों के साथ लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के नेता इस फैसले का स्वागत करते हुए सीएम को बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बहरहाल
सरकार ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा प्रधानमंत्री की वो सलाह जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो क्या ऐसे में बिहार को अभी भी अंतिम विकल्प की जरूरत है, क्योंकि राज्य में कोरोना के मामलों में दिनों दिन तेजी से गिरावट देखी जा रही है और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सरकार और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।